नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इस पे चर्चा करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, इस पे हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 32(1) आर्टिकल जो 32(1) कहता है, व्यक्ति नागरिक के फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होने पर, यानी आप मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर, चाहे व्यक्ति हो चाहे नागरिक हो, इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन कराने का अधिकार है तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट से भी इसको किया जा सकता है। प्रस्तावना को कहा गया है कि यह संविधान की आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है तथा भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32(1) यही कहता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी यदि फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए आदेश, निर्देशन और जो आदेश और निर्देशन है यह 5 रिटें के माध्यम से करता है, यानी 5 रिटें जारी करता है। यानी इसके पास यह शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास कि फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए आदेश और निर्देशन कर सकता है, 5 रिटें जारी कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद जो 32(3) है, इसमें कहा गया है कि संसद यदि विधि बनाकर रिट जारी का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। तो कहा गया है कि ठीक है, संसद यदि विधि बनाती है, विधि कोई बना करके यह जो 5 रिटें हैं किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकता है। आर्टिकल 32(3) कहता है। आर्टिकल 32(4) कहता है, यदि संविधान में अन्यत्र ना प्रावधान किया गया हो तो, संविधान में अन्यत्र प्रावधान ना किया गया हो तो फंडामेंटल राइट को निलंबित हम नहीं कर सकते। यानी फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं कर सकते हैं यदि अन्यत्र प्रावधान इसका ना किया गया हो तो। यदि फंडामेंटल राइट के निलंबन का प्रावधान देखा जाए तो एक है आर्टिकल 358। इसमें कहा, आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पर 19(1) की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। 352 में राष्ट्रीय आपात दिया गया दोस्तों। इसमें कहता है, 358 कहता है, आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर 19(1) की स्वतंत्रता स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 359 कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके कुछ या सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है। एक नोट है, आर्टिकल 20 तथा 21 कभी निलंबित नहीं होती, इसका निलंबन नहीं होता। तो जो 5 रिटें जारी करता है इसका नाम है बंदे प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी संस्था राही, यानी सदस्यों को कहता है कि उत्प्रेषण यानी सरस्योरारी। इसके बाद अधिकार परीक्षा क्यूरांटो, यानी 5 रिटें हैं, यानी हैबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सरस्योरारी, क्यूरांटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के रिटें जारी करता है न्यायालय।
इसके बाद अगर एक एक रिट पे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। पहला यानी सात शरीर उपस्थित करो, इसका यही मतलब है, बंदी को सात शरीर उपस्थित करो। यानी यह किसके खिलाफ है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है किसके खिलाफ है? निजी व्यक्ति, लोक अधिकारी, संस्था, एनजीओ, संगठन के खिलाफ यह जारी किया जाता है। कब किया जाता है? यदि व्यक्ति को अवैध बंधक बनाया गया है या 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया है तो यह रिट जारी किया जा सकता है। यदि इसको कब जारी नहीं किया जा सकता? कोर्ट के आदेश से, कोर्ट की अवमानना पर। इन दोनों के खिलाफ यदि किसी को बंधक बनाया गया है तो यह लागू नहीं होगा। इसके बाद है परमादेश। परमादेश यह किसके खिलाफ है? यानी लोक पद अधिकारी या कनिष्ठ न्यायालय। ये व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है जब उन्हें सार्वजनिक दायित्व दिया गया हो तभी, अन्यथा नहीं। यानी कोई सार्वजनिक दायित्व दिया गया है, इसको वो पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर यह आदेश दिया जा सकता है, तथा लोक पद अधिकारी के खिलाफ तथा कनिष्ठ न्यायालय के खिलाफ। इसको कब जारी करते हैं? जब अपने पद का कर्तव्य करने से मना करते हैं तब यह रिट जारी किया जा सकता है। अब कब नहीं किया जा सकता? जब अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्तियां हो तो, यानी विवेकाधीन से कोई कार्य हो तो, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ इसे जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध कार्य को रोकना, यानी किसके खिलाफ? यानी उत्प्रेषण। दोनों को साथ साथ देखते हैं। यानी प्रतिषेध यानी तब जारी किया जाए जब किसके खिलाफ? यानी निम्नतर न्यायिक संस्था के खिलाफ तथा अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ। यानी कोई निम्नतर न्यायिक संस्था है या अर्ध न्यायिक संस्था हो, इसके खिलाफ प्रतिषेध जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? जब वे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं तथा यानी जब केस चल रहा हो तब इस पर प्रतिषेध का रिट जारी किया जाता है। उत्प्रेषण क्या है? किसके खिलाफ? यानी किसी निम्नतर न्यायिक संस्था के खिलाफ तथा अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ उत्प्रेषण भी जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें एवं निर्णय हो चुका हो तब इसके खिलाफ उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। इसका निर्णय क्या है? यानी निर्णय निरस्त होता है तो एवं सक्षम न्यायालय को स्थानांतरित किया जाता है। यानी कोई निर्णय निरस्त होता है तो। इसके बाद अगला है अधिकार परीक्षा। यानी लोक पद के अधिकारी के खिलाफ यह जारी होता है। किस अधिकार से? यानी किस अधिकार से इस पद की योग्यता दावा साबित करने के लिए आप इस पद पर कैसे धारण किए हैं, यानी किस तरह से आप इसके योग्य हैं, इस पर भी यह अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है न्यायालय। व्यक्ति पद के योग्य है या नहीं, योग्यता, प्रक्रिया और शक्ति आदि के आधार पर यह देखता है कि आप इसके लायक हैं कि नहीं। इसको सब जानने के लिए ही अधिकार परीक्षा किसी लोक पद अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देखते हैं तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, इसी पे आज हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 13 में राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट का अधिकार यानी अतिक्रमण करे। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करे। ऐसी विधि जो फंडामेंटल का अतिक्रमण करे वह उस सीमा तक विधि शून्य हो जाएंगी। आर्टिकल 13 यही कहता, हमने 13 को पढ़ाया भी है आज हम। तो विधि मतलब
विधि, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमन, विनिमय आदि कोई भी होता है, यदि फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो वह सीमा तक वह विधि शून्य हो जाएगी। कोई भी विधि हो, यह फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण है। इसके बाद आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन था। उस समय संपत्ति फंडामेंटल राइट थी, तो यदि उसका उल्लंघन करते थे कुछ लोग तो जमींदार लोग न्यायालय जाने लगे थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, जो आर्टिकल 31 है ए और बी। ए कहता है विधि बनाकर संपत्ति राज्य अर्जित कर सकती है। बी कहता है अनुसूची 9 का प्रावधान। तो जो 9वां संसूची 9th मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इस सभी को 9वीं अनुसूची में कहा गया। जो 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून है, विधि है, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, न्यायिक समीक्षा से बाहर है। इसी में एक प्रथम संशोधन जो जमींदारू उन्मूलन था, इसी जमींदारू प्रथा को इसी में रख दिया गया, जिससे इसका न्यायिक समीक्षा ना हो सके। इसी के ऊपर एक शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 ईस्वी का एक केस है। इन्होंने प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दे दी। शंकरी प्रसाद केस ने आर्टिकल 13 कहा, जो विधि फंडामेंटल राइट को सीमित करेगी वह अवैध होगी, विधि अधिनियम है, ऐसा इन्होंने कहा। आर्टिकल 13 को इन्होंने आधार रखा और फंडामेंटल राइट को सीमित करेगी या अवैध होगी, ऐसा इन्होंने इस पर चुनौती दी। इसके बाद आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन भी एक अधिनियम है, अतः प्रथम संशोधन अवैध है, इसका इन्होंने तर्क दिया। जो प्रथम संविधान संशोधन है यह अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन अधिनियम है, आर्टिकल 13 के अधीन यह आएगा। तो आर्टिकल 13 में केवल समान अधिकार पर यह लागू है, ऐसा कहा गया था। अतः संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। जब इन्होंने चुनौती दे दी, कहा यह अवैध है संशोधन। इसके बाद एक केस और आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का 1965 ईस्वी में। शंकरी प्रसाद का जो निर्णय था इसी को दोहरा दिया इन्होंने। इसके बाद फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी में एक केस आता 1967 ईस्वी में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें 11 जजों की एक बेंच बैठी थी, 6:5 से निर्णय होता है। मुख्य न्यायाधीश थे श्री सुब्बा राव उस समय। तो 11 जजों की बेंच बैठी थी और शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले निर्णय को इन्होंने पलट दिया। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, कहा कि संशोधन यह अधिनियम है, यह भी 13 के अधीन होगा, अतः संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट में संशोधन संविधान सभा आहूत करनी पड़ेगी तब होगा, लेकिन यह निर्णय भूतलक्षी नहीं होगा, पहले की तरह नहीं होगा। तो उसमें शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ने बताया कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें बताया गोलकनाथ की संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन होता 1971 ईस्वी में। इसमें आर्टिकल 368 को बढ़ाया गया और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद आर्टिकल 368 के तहत संशोधन पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। यह 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया। और इस 24वें संविधान संशोधन में यह भी बताया गया, आर्टिकल 13 में एक बिंदु और बढ़ाया गया कि आर्टिकल 13 के अधीन आर्टिकल 368 संशोधन अधिनियम नहीं आएगा। यानी जो आर्टिकल 13 के अधीन है या आर्टिकल 368 संशोधन अधिनियम इसमें नहीं आएगा।
इसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी वर्सेस केरल राज्य का है। यह केस आता है इसमें 13 जजों की एक बैठक बैठी थी। इसमें यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजों की बैठी थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश श्री सीकरी थे। इन्होंने निर्णय लिया कि 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय आया था, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधित विधेयक 13 के अधीन नहीं आएगा। 24वां संविधान संशोधन वैध है, लेकिन संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद संविधान का संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया। कहा यह मूलभूत ढांचा है। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो उसके मूलभूत ढांचा को नष्ट कर दे। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया, जिसे मिनी संविधान, छोटा संविधान यानी लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आता है, इसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाएगा, यानी न्यायालय में चुनौती इसको नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत मिनरवल मिल्स वाद भी आता है जो 1980 ईस्वी में। इसमें इसको अवैध घोषित किया और न्यायिक समीक्षा पुनर्वलोकन को आधारभूत ढांचा घोषित किया। यह अवैध है यदि कोई न्यायिक समीक्षा या पुनर्वलोकन होता है, इसी को ही आधारभूत ढांचा कहते हैं, या मिनरवल मिल्स वाद में कहा गया। आधारभूत ढांचा क्या है? यानी न्यायिक पुनर्वलोकन, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र गणराज्य, अखंडता एवं एकता, शक्तियों का पृथक्करण, संघात्मक सरकार, पंथ निरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य, न्याय की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, संसदीय प्रणाली आदि आधारभूत ढांचे में आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में कहा गया था केशवानंद भारती केस में, या संविधान कि किसी भाग में संशोधन करो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मिनरवल मिल्स वाद में 1980 में इसे अवैध घोषित किया गया है 368 के संविधान संशोधन को, और कहा कि न्यायिक जो समीक्षा है, पुनर्वलोकन है, इसी को ही आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। तो दोस्तों, ये था आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।